आज हमारे कांग्रेस परिवार को और मजबूती देने के लिए तीन महत्वपूर्ण तो बहुत हल्का शब्द है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तीन साथी हमारे शामिल हो रहे हैं। मैं हमारे सहयोगी अनिल जय हिंद यादव जी से आग्रह करूंगा कि वो इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं और तीनों साथी, जो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो परिचय कम होता, जो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि अनिल जय हिंद यादव जी इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाकर हमारे इन नए साथियों का परिचय दें। अच्छा, थैंक यू पवन जी। जय बापू, जय भीम और जय संविधान, जय हिंद। आप सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारी कांग्रेस पार्टी में तीन अति महत्वपूर्ण, जैसा कि पवन जी ने बताया, व्यक्ति ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे सबसे लेफ्ट में है सरदार इंद्रजीत जी। आप जो है पंजाब से हैं और आपके जो ग्रैंडफादर थे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ज्ञानी जैल सिंह जी। आप उनके ग्रैंडसन हैं और लगातार सोशल जस्टिस की लड़ाई में लगे हुए हैं। अभी इन्होंने पटना में एक अति पिछड़ा सम्मेलन किया जिसमें विश्वकर्मा समाज के कई जो अति पिछड़ी जातियों के करीब 25-30 हज़ार लोगों की एक सभा की और लगातार पूरे देश में ये ओबीसी समाज के जागरण के लिए, उनको एकीकरण के लिए लगे रहते हैं। मेरे साथ मेरे लेफ्ट में प्रोफेसर रतनलाल जी बैठे हैं। ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रोफेसर रतनलाल लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई, दलितों के मुद्दे, पिछड़ों के मुद्दे और जो इस देश में फिरका परस्ती है उसके खिलाफ लड़ते रहे हैं। बहुत सारी पुस्तकों के लेखक रहे हैं, अनुवाद किया है और ये अपने बारे में डिटेल में बताएंगे। और मेरे राइट साइड पे प्रोफेसर रविकांत है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। इनको भी आप अक्सर देखते हैं टेलीविज़न पे, जब कोई दलित मुद्दा आता है या जो सामाजिक न्याय का मुद्दा आता है तो बड़े बड़े चैनल इनको बुलाते हैं। आप भी प्रोफेसर भी हैं और कई पुस्तकों के लेखक हैं, लेख भी लिखते रहते हैं, तो अपनी डिटेल में ही बताएंगे। लेकिन मैं एक बात आप सबके सामने रखना चाहता हूं आज के इस मौके पे कि हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी। और उस समय कोई ऐसा नहीं था कि जब अंग्रेज से लड़ रहे थे 1885 से कांग्रेस शुरू हुई तो ऐसा नहीं था कि मंत्री बनना है, एमपी बनना है या कोई पावर हाथ में आएगी। सिर्फ कुर्बानी थी। कांग्रेस के लोग जेल में जाते थे महात्मा गांधी के नेतृत्व में और कुर्बानियां देते थे और देश आज़ाद हुआ। उससे पहले 31 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास हुआ था कि ये देश जब भी आज़ाद होगा, इस देश में सभी लोगों को बराबर का दर्जा मिलेगा, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, सबको इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। तो जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी से कहा कि हमें ऐसा संविधान बनाना है जो कराची में हमने प्रस्ताव पास किया था, तो ये काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को देना चाहिए। और फिर आप सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी तो अपनी अलग पार्टी चलाते थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, लेकिन महात्मा गांधी जी के निर्देश पे नेहरू जी ने उनसे रिक्वेस्ट की और वो लॉ मिनिस्टर बने और देश का बहुत अच्छा संविधान उन्होंने बनाया। संविधान 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने देश को सौंपा, 2 महीने बाद लागू हुआ। उसकी पूर्व संध्या पे 25 नवंबर को बाबा साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी इस देश में ये संविधान लागू हो जाएगा और 1 मैन 1 वोट हो जाएगा, 1 वोट इक्वल वैल्यू, यानी सभी लोग पॉलिटिकली इक्वलिटी आ जाएगी। लेकिन जब तक इस देश में सोशल इक्वलिटी और
इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं आएगी तब तक ये देश मजबूत बनेगा नहीं। तो उसके लिए संघर्ष जारी रहना चाहिए। और आपने देखा पिछले 70 साल में कांग्रेस लगातार सामाजिक और आर्थिक बराबरी की लड़ाई लड़ती रही, और खासतौर पे हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी जिस तरह से कास्ट सेंसस और आरक्षण की 50% की सीमा तोड़ना, जितनी आबादी उतना हक, लगातार लड़ रहे थे। और इस लड़ाई के चलते चलते अचानक आपने देखा कि ये जो हुकूमत है, जो मनुवादी सरकार है, उसने किस तरह से हमारे जो गरीब दलित पिछड़ों के वोट के ऊपर अटैक किया। और बिहार में ये जो आप देख रहे हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिव्यू टाइप का जो एक मुहिम शुरू किया, तो वो तो जो बाबा साहब ने कहा था कि 1 वोट इक्वल वैल्यू, वो भी एक तरह से दलित पिछड़ों की आज छीनने की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए वो कहते हैं ना कि तारीख की नजरों ने वो मंजर भी देखे हैं जब लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो आज उस नाजुक दौर से हमारा देश गुजर रहा है। और ऐसी स्थिति में जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो ये सोचते हैं कि अब घर बैठने की बात नहीं है, अब हमें राहुल जी का इस पॉलिटिकल मुहिम में साथ देना होगा। और इसी चीज को देखते हुए आज हमारे जो 3 साथी हैं जो दशकों तक सोशल एक्टिविज्म में रहे, आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि न्याय योद्धा राहुल गांधी जी की ये जो लड़ाई है, जो एक तरह से दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, जिसमें दलित पिछड़ों का जो हजारों साल से गुलाम रहे और हजारों साल की गुलामी के बाद बाबा साहब ने 1 वोट इक्वलिटी दी, वो छीनने की आज नौबत आ चुकी है। तो इस स्थिति में हमारे ये साथी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब मैं अपने साथी गौतम जी से अनुरोध करूंगा कि इस विषय में थोड़ा बात करें। नमस्कार साथियों, सभी को जय भीम। आज बड़ी खुशी की बात है और मुझे तो बहुत फ़ोन आ रहे हैं पूरे देश के कोने कोने से कि जो सामाजिक न्याय, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की लड़ाई जो हम लोग वर्षों से लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में वर्षों तक हमारे साथ पूरे देश में सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन में साथ रहे, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे वो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट को डाइल्यूट करने के खिलाफ 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हो, या जितने भी सामाजिक न्याय के आंदोलन, चाहे वो वोट चोरी के खिलाफ, EVM के खिलाफ जो लंबा हमने संघर्ष हम लोगों ने किया पूरी टीम के माध्यम से, तो उनमें से हमारे महत्वपूर्ण साथी जो हिंदू कॉलेज के अंदर इतिहास के प्रोफेसर हैं रतन लाल जी, वो आज हमारे साथ इस सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में, जिसका नेतृत्व आज आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। तो मैं आदरणीय रतन लाल जी का स्वागत करता हूं कांग्रेस के अंदर। और दूसरे प्रोफेसर रविकांत जी लखनऊ विश्वविद्यालय से, जो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि वो भी हमारे साथ पूरे देश के इस आंदोलनों में लगातार शामिल रहे हैं, लेकिन सामाजिक तरीके से रहे। जब सामाजिक न्याय की लड़ाई न्याय योद्धा राहुल गांधी लड़ी रहे हैं, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, तो फिर अलग होके क्या लड़ना, क्यों ना मिल के साथ लड़ा जाए। इसी सिद्धांत के तहत प्रोफेसर रविकांत जी आज हमारे साथ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हमारी ताकत को बढ़ाने के लिए मैं प्रोफेसर रविकांत जी का भी स्वागत करता हूं। और इंद्रजीत जी मेरे पुराने साथी हैं, हम लोग सामाजिक न्याय में कई मुद्दों पे हमारी साथ चर्चा हुई है। वो भी आज, ये महत्वपूर्ण नहीं है वो किस परिवार से हैं, वो बेशक ज्ञानी जेल सिंह जी के पोते हों, लेकिन वो सामाजिक न्याय के मुद्दों पे हमारे साथ रहे हैं, वो भी आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये एक सामाजिक न्याय का आंदोलन संसद से लेकर सड़क तक आदरणीय राहुल गांधी जी लेकर चल रहे हैं, तो वो ताकत पूरे देश में बढ़ रही है। मुझे खुशी है कि अनेकों लोग जो अलग अलग संगठनों में काम कर रहे थे, चाहे भीम आर्मी में, आज़ाद समाज पार्टी में, बसपा में, बामसेफ में, वो बहुत बड़ी मात्रा में लोग हमारी टीम के साथ जुड़ते जा रहे हैं।
और ये इस बात को और इंगित करता है, इशारा करता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में राहुल गांधी अकेले नहीं है। उनको कुछ अपने लिए चाहिए नहीं, वो हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। हम उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। सामाजिक न्याय के योद्धा पूरे देश के अंदर आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो मैं अपने तीनों साथियों का करता हूं पार्टी में। पवन जी, धन्यवाद गौतम साहब। अब मैं ये सोच रहा हूं कि आपके बगल में इंद्रजीत जी बैठे हैं, तो आप उनको अंग वस्त्रम पहना के उनका स्वागत कीजिए, और अनिल जी आप प्रोफेसर रतनलाल जी को करिए, और मैं डॉक्टर रविकांत जी को। अब प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए, अच्छा ठीक थैंक यू। मैं आग्रह करूंगा आप भी थोड़ा थोड़ा बोलें, तीनों तो अच्छा रहे। तो इंद्रजीत जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पहले आप 2 शब्द। सबसे पहले तो मैं अनिल जी का, पवन जी का और गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बड़े टाइम के बाद अपने घर पे आया हूँ और मेरी घर वापसी हुई है। कभी कभी बंदा भड़क जाता है और भड़काने वाले भी होते हैं। मैं इतना जरूर कहूँगा, आज कुछ टाइम पहले जिस तरीके से करप्शन चल रही थी, तो आदमी का उस तरीके से मोह भंग हो जाता है। तो करप्शन थी भी, कई लोगों ने की। उस टाइम एक देखा मैंने, बीजेपी में एक सिस्टम था, क्योंकि मैं, जब मेरे ग्रैंडफादर लाइव थे तो अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी 4 सर्कल रोड में जब रहते थे तो वहाँ आते थे तो बात करते थे। तो सिस्टम था वहाँ पे, पार्टी के सिद्धांत थे, स्कूल थे। उससे देखकर लग रहा था कि इस पार्टी में जाना चाहिए। तो मैंने ज्वाइन किया। मैंने उस टाइम ज्वाइन किया था जब बीजेपी की तरफ कोई भी नहीं जाता था। किसान आंदोलन चल रहा था, दिल्ली के चारों तरफ नाकाबंदी हो रखी थी। तो जब मुझे कुछ लोगों ने बहलाकर मुलाकात करवाई नड्डा जी से, उन्होंने कहा आप आइए इकट्ठे काम कीजिए। मैं कहा पंजाब के लिए कुछ करेंगे तो मैं ज्वाइन करने को तैयार हूँ, पंजाबियों के लिए कुछ करेंगे तो कोई सभी लारे देते रहे, चलता रहा, 3-4 साल जाता रहा। पर ये देखा मैंने, ये पिछले 4-5 साल में कि कुछ जो गलत लोग थे पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर, वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। अब जो है वो सारे के सारे बीजेपी में चले गए। अब जो कांग्रेस है नीट एंड क्लीन हो गई। अब यहां पे राहुल जी ने जिस तरीके से एक चंडीगढ़ प्रोग्राम हुआ था, अनिल जी ने करवाया था, तो मुझे भी वहां बुलाया गया। जब मैंने राहुल जी की स्पीच सुनी, मैं तब से जानता हूं राहुल जी को, जब मेरे ज्ञानी जी ग्रैंडफादर प्रेसिडेंट थे तो राहुल जी और प्रियंका जी आते थे, हम इकट्ठे स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते थे, बातें बूतें करते। तो मैं भी छोटा था, वो भी छोटे थे।
पर उनकी जो स्पीच अभी मैंने सुनी चंडीगढ़ के अंदर, वो एक दिल को छू गई। जो मैं करना चाहता था ओबीसी के लिए, बैकवर्ड्स के लिए, जो ज्ञानी जी भी चाहते थे, वो उनके अंदर एक दर्द है। वो चाहते हैं कि बैकवर्ड ओबीसी सारे मिलकर एक उठे। उनका जो हक है 62% एक मायने रखता है, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे ये लगा, और बीजेपी में भी देखा मैंने, वो ओबीसी को यूज करते हैं और करते नहीं ओबीसी के लिए। क्योंकि मैं उदाहरण सामने बैठा हूं आपके, लारे देना। और कुदरती मैं कहना चाहता हूं, इस टाइम पे एक आदमी होता है झूठ, एक झूठ, जैसे कि मान लो गोल होती गेंद होती है तो, और झूठ बोलो तो घूम जाती है, कहीं किधर भी चली जाती है। पर जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं और लीडर हैं काफ़ी बीजेपी के बड़े, वो आप जानते होंगे, नाम नहीं मैं लेना चाहता, वो जैसे स्केयर होता है ना, स्केयर, वो तो नहीं रुड़ता ना, वो उसको भी रुड़ देते हैं। बोला इस तरीके से झूठ बोलते हैं। तो आगे लगाकर आज जिस तरीके से राहुल जी ने, मेरी रिसेंटली मुलाकात हुई उनसे, बैठ के हम बैठे, 1 घंटा उन्होंने टाइम दिया, फिर मुझे भी 4-5 मिनट की। मैंने बोला कि दोनों मिलके इकट्ठे काम करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, जीएनजी आउट हो गए थे, अलग हो चुके थे। तो पूछा कि जीएनजी है क्या? मैं ज्ञानी फैमिली एंड गांधी फैमिली। और ये देखिए, जब तक गांधी फैमिली और ज्ञानी फैमिली इकट्ठी रही है तो हमने अच्छे अच्छे काम भी किए और देश की भी तरक्की भी हुई है। तो आज देश किस तरीके से कहाँ खड़ा है ये आप लोग भी जानते हैं। मैं एक चीज, छोटी सी बात करूंगा। ये आप हंसोगे क्योंकि टाइम नहीं होता। आज से 2014 के बाद, 14 से पहले की बात है, वाइफ को 2-3 हज़ार रुपया दे दो तो महीने भर की ग्रॉसरी लेके आ जाती थी घर के। एग्री है या नहीं एग्री? और ये 4-5 महीने पहले मैं ड्राइवर नहीं था तो खाली बैठा था मैं भी घर पे, तो वाइफ कहती प्लीज अपन जाके ग्रॉसरी ले आते हैं। मैं कहा चलो चलते हैं। तो ग्रॉसरी लेते रहे, वही ग्रॉसरी वो 9,000 की आई। जब बिल दे रहे हैं कि मैं, तू तो 2-3 हज़ार में रहती, 9,000 का लिया क्या है? कहती आपको पता ही नहीं है महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो मैं तब दिमाग में एक चीज आई है मेरे कि जिस बंदे की 5-6 हज़ार तनख्वाह होगी वो कैसे घर चलाएगा? देश का क्या हालत हो गई है? तो ये चीज चेंज होनी चाहिए। और ये कई चीज़ें हैं जो दिमाग में आई हैं, तो फिर मन वो हो गया। बाकी राहुल जी से मिले, उन्होंने बड़ा अच्छा प्यार दिया। तो अब भगवान से यही दुआ करूँगा कि हम दोनों मिलकर काम करें, ओबीसी के लिए भी, एससी के लिए भी, और जो इनके हक है उनकी लड़ाई लड़ें, उनका साथ दूं मैं। और इसीलिए मैंने अनिल जी से बात की तो अनिल जी ने कहा ज्वाइनिंग कीजिए आप, राहुल जी ने कहा नहीं इनकी ज्वाइनिंग करवाइए। तो आज आपके सामने बैठा हूँ और मुझे खुशी है इस बात की, मैं अपने घर वापस आया हूँ। क्योंकि ये परिवार हमारा, ज्ञानी जी का परिवार, बचपन से कांग्रेस में ही पैदा हुए हैं, कांग्रेस का ही देखा है। तो कहते हैं कि जब पढ़ने बंदा जाता है तो पहली क्लास से पूरा फाइनल तो नहीं होती, तो थोड़ी थोड़ी क्लासें ली है बाहर जाकर, अब फाइनल क्लास में आ गया हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी का शुक्रिया, पवन जी, अनिल जी और गौतम साहब। बहुत दिनों से अनिल जी कह रहे थे,
वैसे मैं पेशे से शिक्षक हूं, लेकिन आज बहुत शॉर्ट बोलूंगा क्योंकि 1 घंटा बोलने की आदत है। तो अनिल जी, गौतम साहब कह रहे थे बहुत दिनों से कि यू शुड ज्वाइन कांग्रेस, कि आप कांग्रेस ज्वाइन कीजिए, और मैं कहता रहा कि कांग्रेस को एक आंदोलनकारी पार्टी बनने दीजिए। जब सत्ता में कोई पार्टी होती है तो बहुत लोग चिपकते हैं, लेकिन आंदोलन के समय बहुत लोग फिर दूसरे सत्ता की ओर भाग जाते हैं। तो आंदोलनकारी पार्टी बनने दीजिए। हम लोग तो जो 10 साल से काम कर रहे हैं, सिर्फ इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास बता रहे हैं, और इसका क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। बाबा साहब ने 1947 में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, स्टेट एंड माइनॉरिटी, और नेहरू जी भी सोशलिस्ट थे। बाबा साहब ने जो सपना देखा था स्टेट सोशलिज्म का, और आप यकीन मानिए, अगर भारत का 40 साल का इतिहास पहला देखिए, भारत उस समय गरीब था, लेकिन नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सबने स्टेट सोशलिज्म के आइडिया को आगे बढ़ाया। अगर वो स्टेट सोशलिज्म नहीं होता तो हमारे जैसे लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए नहीं होते। पाकिस्तान उधर फौज और सेना बंदूक खरीद रहा था, बना रहा था, लेकिन नेहरू जी यहां पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे। एम्स, यूनिवर्सिटीज, स्टील प्लांट्स, माइनिंग कॉलेज तमाम बना रहे थे। फ्री एजुकेशन, और खास तौर से मैं दलित पर्सपेक्टिव में कहूं तो पूरा जो दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन है, वो आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद और 90 तक ले लीजिए, इसी में दलित मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ है, जो हमारे जैसे लोग आज ब्रांडेड कपड़े पहन के घूम रहे हैं। और ये कैसे हुआ? एक किताब में पढ़ रहा था, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1982 तक 20 लाख SC/ST सरकारी कर्मचारी हो गए थे। मैं समझता हूं कि भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य की एक शानदार उपलब्धि थी। और गरीब भारत ने मुफ्त में शिक्षा दी, सबको दी। सवर्ण भी बढ़े, पिछड़े भी बढ़े, दलित भी पढ़े, वजीफा मिलता था स्कूल में, ब्लॉक में, गांव में जो लोग पढ़ते होंगे याद होगा। स्कॉलरशिप, फ्रीशिप, आप याद कीजिए 70 का दशक, अखबार में एडवर्टीजमेंट निकाल कर बुलाया जाता था कि आइए IIT में एडमिशन होगा, मेडिकल में एडमिशन होगा। तो ये सब हुआ। मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। कौन कहता है कुछ नहीं हुआ? 70 साल में और 40 साल के शुरुआत में जो हुआ, उसी को आप बेच के खा रहे हैं। फ्री में एजुकेशन मिला, नौकरी मिली, पेंशन मिला। इंदिरा जी ने पेंशन भी लाया, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब आए तो सबसे पहले पेंशन छीन लिए, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाए। क्यों? आरक्षण खत्म करने के लिए। अब मोदी जी आए तो रफ्तार दे दिए। इवन मनमोहन जी के शासनकाल में भी पब्लिक सेक्टर यूनिट बने हैं, कोई गूगल करके देख सकता है। और यहां एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं बना है, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी नहीं बना है। तो गरीब भारत ने हमें जो दिया था, सबको दिया था, वो अमीर भारत, 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा, RSS संघ परिवार छीन रहा है। वोट चोरी हो रही है। और मैं देख रहा था सोशल मीडिया, राहुल जी को 6 महीने लगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एनालिसिस करने में, और बीजेपी के MP को एक ही दिन में 4 लोकसभा का मिल गया। जब संवैधानिक संस्थाओं का हरण हो रहा हो, बेईमानी, वोट की चोरी, डकैती हो रही हो, जब पब्लिक सेक्टर यूनिट को तबाह किया जा रहा हो, तो वैसे में किसी भी चिंतनशील व्यक्ति के लिए यह जरूरी है, जो भारतीय संविधान, भारतीय गणराज्य से प्यार करता है, उसमें उसका विश्वास है, जरूरी है उसके लिए कि वो कांग्रेस के साथ है और इंडिया गठबंधन को मजबूत करे। और इसीलिए देखिए, विश्वविद्यालय क्या होते हैं? ज्ञान विज्ञान के सृजन के केंद्र होते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस होता है,
मोदी जी की सरकार ने विश्वविद्यालयों को किला बना दिया है। आप किसी कॉलेज में घुस नहीं सकते, यूनिवर्सिटी में घुस नहीं सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, मुझे याद है कि जुबली हॉल माल रोड से लेकर कमला नगर तक वीसी ऑफिस के सामने पैदल घूमते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता था। आज किसी कॉलेज के गेट के अंदर घुस के दिखा दीजिए आप, स्टूडेंट भी नहीं जा सकता है, टीचर भी नहीं जा सकता है। तो विश्व गुरु ये बना रहे हैं कि विश्व गुरु बना रहे हैं, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ दलित की बात नहीं कर रहा हूं। क्या जब पब्लिक सेक्टर यूनिट बने, जब फ्री एजुकेशन मिला, जब फ्री नौकरियां मिली, पेंशन मिला, तो क्या इसका लाभ ब्राह्मण को नहीं हुआ? आज पेंशन गया तो किसका गया? सबका गया ना। सबसे ज्यादा नौकरी में कौन थे? ओबीसी के कार्ड खेलते हैं मोदी जी। अरे इसी अर्जुन सिंह ने तो कम से कम मंडल 2 लगा दिया एजुकेशन में। इसको मैं क्रांति मानता हूं। अर्जुन सिंह जी ने, उस समय में मिलता था उनसे, मैं और सूरज यादव मंडल साहब लगातार मंडल 2 लाया। एक कोई कमीशन, एक कमेटी मोदी जी बैठाए हो ओबीसी के कल्याण के लिए, छोड़िए बाकी का, ओबीसी के ही कल्याण के लिए, तो मुझे बता दें। एट्रोसिटीज बढ़ रहा है। आप आरटीआई जो लगा था, आरटीआई डिफंक्ट कर दिया गया। आप आरटीआई लगाते रहो, कोई जवाब ही नहीं देगा। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में एक आरटीआई के सवाल को लेकर केस लड़ रहा हूं, मुकदमा में। तो जो सारे संस्थाएं ध्वस्त हो रही हो, उस समय देश की जनता के सामने क्या विकल्प है? आज मैं टीचर हूं, प्रोफेसर पढ़ाता हूं। क्या मैं प्राइवेट कॉलेज में, आईआईएम में मैं पढ़ा सकता हूं अपने बेटे को? नहीं पढ़ा सकता मैं। मेरे पास रोज कई फोन आते हैं कि हमारे लिए क्राउड फंडिंग कर दीजिए, बच्चा का विदेश में एडमिशन हो गया, यहां फेलोशिप गायब है। SC/ST के लिए 2.5 लाख रुपया का सीलिंग लगा हुआ है। क्लास 4 का एम्प्लॉय भी 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहा है। तो ये सवाल सर्व समाज का है। हमने कुछ आरएसएस के हमारे मित्र हैं, मैंने पूछा कि आप नशा चढ़ा हुआ था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप ऊपर सिंहासन पे बैठेंगे और हम आपके नीचे बैठेंगे, यही सोचे थे ना? तो आपको क्या मिल रहा है? क्या सुलभ इंटरनेशनल में ब्राह्मण लोग काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, मजदूरी नहीं कर रहे हैं। सारे के रोजगार के अवसर, सारे के बच्चे के पढ़ने के अवसर खत्म हो रहे हैं। बाबा साहब जब साउथ बोरो कमेटी और साइमन कमीशन के सामने आए थे, उन्होंने मेमोरेंडम दिया था कि पागल को छोड़कर बाकी सबको वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए। कितने संघर्ष से यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज, वयस्क मताधिकार प्राप्त किया गया था, और ईवीएम से लेकर वोट चोरी, वोट डकैती तक सब खत्म हो रहा है। तो अब तो हमारे वोट की कोई कीमत ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देश के नागरिक जब आह्वान नहीं करेंगे, जब आंदोलन नहीं करेंगे, तो आपका बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। सारे पूरे समाज को अनपढ़, निरक्षर, मजदूर। एक एग्जाम्पल देके मैं खत्म करूंगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता हूं, 28 साल से पढ़ा रहा हूं। एडहॉक, पहले हमारे यहां एडहॉक सिस्टम था। एडहॉक मतलब अगर मैं छुट्टी में 2 साल के लिए जाऊं तो मेरे जगह जो टीचर आएगा उसको फुल सैलरी मिलेगी। तो अभी के हिसाब से मान लीजिए 1,15,20 हजार रुपए एक टीचर को मिलेगा। इस सरकार ने एडहॉक सिस्टम खत्म कर दिया, और अब गेस्ट मतलब वेतन भोगी से दिहाड़ी मजदूर बना दिया। डेली वेजर कि हर दिन का 1500 कमाइए, अब मैक्सिमम 50,000 से ऊपर नहीं जाएगा। ये क्या किसी एक समुदाय पर लागू है? ये सभी समुदाय पर लागू है। इसलिए मैं सर्व समाज को कह रहा हूं कि जो ये संघ परिवार जिसने हमला कर दिया है पूरा भारतीय गणराज्य और भारतीय संविधान पर, मुस्लिम तो आपको दिखा रहा है, लेकिन मुस्लिम निशाना नहीं है। मुस्लिम को रिजर्वेशन सुविधाएं नहीं मिली है। असल निशाना आपका आरक्षण, एजुकेशन, जॉब, पेंशन सब खत्म करना है। तो जो अभी मिडिल क्लास बना था, एक जनरेशन बाद सब दिहाड़ी मजदूर बन जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सोशल जस्टिस के साथ सेकुलरिज्म साथ चलना चाहिए, और हम सेकुलर सोशल जस्टिस डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस में मैं बिलीव करता हूं पर्सनली। और मुझे अब विश्वास हो चला है, 10-20 साल 30 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं। संविधान बचाओ संघर्ष समिति हमने बनाया था, अनिल जी कन्वीनर थे। ऐसी रोस्टर के सवाल पे हमने भारत सरकार को झुकाया था 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम पर। तो इसलिए जो भी भारतीय संविधान, भारतीय गणराज्य
और साइंटिफिक टेम्परामेंट, सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं। वैसे देश के सारे लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि सरकार और संघ परिवार के खिलाफ हल्ला बोल शुरू करें। शुक्रिया। जय भीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी का और आदरणीय राहुल गांधी जी का कि वो हमारी लड़ाई को नेतृत्व कर रहे हैं। मैं पहले आपको अपना परिचय दे दूं। मेरी पढ़ाई लिखाई तो जेएनयू की है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया, लेकिन मैं रहने वाला हूं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से, उस ज़िले से जहां सबसे गरीबी और बदहाली है, जालौन से। लेकिन मेरा एक रिश्ता नजदीक ले लो, नजदीक, थोड़ा नजदीक। कांग्रेस पार्टी से है और मुझे लगता है इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का है। जो आज सत्ता में है उनका भी रिश्ता रहा है इस पार्टी से। मेरा रिश्ता इसी मेरे पुरखों का, मेरे दादा ग्रैंडफादर अंग्रेजी हुकूमत में रसोइया थे। नेहरू जी की खबर उनको मिली कि वो यहाँ से निकल रहे हैं, तो वो उनको देखने के लिए गए, उनका पैर छुआ और वापस आ गए। जब ये खबर मिली तो मेरे दादा को अपमानित करके अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी और घर वापस चले गए। ये वो बहुत पुराना रिश्ता जिसको मेरी माँ, मेरे परिवार के लोग बताते हैं। आज मैं उस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ करके बहुत गर्व की अनुभूति कर रहा हूं। जिस तरह से आजादी के आंदोलन में ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ गांधी जी ने अफ्रीका से वापस आकर के कांग्रेस के आंदोलन को जन आंदोलन बनाया था, मुझे लगता है कि आज आरएसएस का उपनिवेश इस देश में चल रहा है और जरूरत है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के आंदोलन को जन आंदोलन में बदलने की। जैसे गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में तमाम विद्यार्थियों ने, अध्यापकों ने, वकीलों ने अपने पेशे छोड़े, स्कूल छोड़े, नौकरियां छोड़ी। मुझे गर्व इस बात का है कि हम जिस कांग्रेस की हुकूमत में नौकरी में आए, रिजर्वेशन के जरिए पढ़ाई लिखाई की, अगर इस हिंदुत्व के, आरएसएस के उपनिवेश के खिलाफ अगर हमें उस नौकरी की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं साथ खड़ा रहूंगा। मुझे आज गर्व की अनुभूति है उस कांग्रेस के साथ जुड़ने में जिसे गांधी जी ने अपने पसीने से सींचा था, सत्याग्रह और अहिंसा जैसे मूल्य दिए और अपनी जान की कुर्बानी दे करके इस देश की आत्मा को बचाया। मुझे गर्व हो रहा है उस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने से जिसे पूर्ण स्वराज का सपना आदरणीय नेहरू जी ने दिया, श्रद्धेय नेहरू जी ने दिया। और वो शख्स जो आजादी के लिए जेल में 9 साल से ज्यादा रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताब लिखते हैं जिसमें भारतीयता को परिभाषित किया गया। क्या है भारत माता, ये नेहरू जी ने बताया। और आजादी के बाद प्रधानमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन के लिए जो उन्होंने काम किया, और काम ही नहीं किया। जो लोग नेहरू गांधी परिवार पर हमला करते हैं या तो वो नादान हैं या बदमाश हैं, वो दोनों ही हैं। क्योंकि नेहरू जी ने अपनी सारी संपत्ति इस देश के लिए दान कर दी और अपने आखिरी समय के लिए उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर की मिट्टी को इस देश की नदियों में, इस देश की प्रकृति में मिला दिया जाए। उन नेहरू का मजाक उड़ाए बिना इस देश के प्रधानमंत्री की राजनीति नहीं चलती। और इसीलिए मैं अत्यंत गौरवान्वित हूं इस कांग्रेस पार्टी से जुड़ करके। मैं आज भावुक भी हूं उस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ करके जिसने
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत का संविधान का निर्माता बनाया था। वो डॉक्टर अंबेडकर जो लगातार इसी कांग्रेस के खिलाफ सामाजिक न्याय का आंदोलन, दलितों की आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे, लेकिन गांधी जी के मशवरे पर नेहरू जी और पटेल साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में न सिर्फ लेकर के आए, प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया। और जिस भाषण की जिक्र किया था डॉक्टर अनिल जैन साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे आना था संविधान सभा में, लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत भावुक हो रहा हूं कि बाबा साहब इस देश के पहले कानून मंत्री बने, उस देश में जहां मनुस्मृति के आधार पर 1000 साल तक शासन व्यवस्था चलती रही और दलितों का उत्पीड़न होता रहा। उसी दलित समाज से बाबा साहब निकल करके इस देश के संविधान की रचना करते हैं। और मैं आज के संदर्भ में बात करूं, आज जब इस देश के संविधान को ही खत्म करने की मुनादी की जा रही है, घोषित तौर पर मनुस्मृति लागू करेंगे, ये बात हुई 24 के पहले, जब इस देश में वो बुनियादी राइट, वोटिंग राइट, उसको खत्म करने की साजिश की जा रही है, सांप्रदायिक नफरत इस कदर पैदा की जा रही है, समाज को जोड़ने की साजिश रची जा रही है, उस समय इस देश में एक शख्स गांधी जी के रास्ते, बाबा साहब और नेहरू जी के सपनों को साकार करने के लिए निकल पड़ा है। और जब मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मुझे लगा कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इस समय अगर हम राहुल गांधी जी के साथ नहीं खड़े होते हैं तो ये समाज और आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। और इसलिए हम लोग तो पढ़ने लिखने वाले, हम लोग चाहते हैं कि हम पढ़ने लिखने का मौका मिले हमें, हम नहीं चाहते थे, सच बात यह है, लेकिन आज अपरिहार्य हो गया है। और जो प्रोफेसर रतनलाल जी ने कहा कि इस समाज को आगे आकर के प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, कांग्रेस के साथ जुड़ करके या अप्रत्यक्ष रूप से ये जो असली लड़ाई है आजादी की, सामाजिक आजादी की, राजनीतिक आजादी की लड़ाई तो 47 में जीत ली गई, लेकिन इस लड़ाई को जीतने के लिए, इस आरएसएस के उपनिवेशवाद को खत्म करने के लिए एकजुट होकर के, एक साथ होकर के आना पड़ेगा। और मैं अपने उस समाज को भी कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के नैतिक प्रतिबद्धताओं के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा। उस समाज के हितों और अधिकारों के लिए मैं इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है, मैं फिर दोहराऊंगा कि बाबा साहब के नैतिक आदर्शों पर चल करके मैं अपने समाज के हितों और अधिकारों के लिए इस पार्टी के साथ जुड़ करके, इस देश के आइडिया ऑफ इंडिया के साथ जुड़ करके, राहुल गांधी जी के साथ जुड़ करके, खड़गे जी के साथ जुड़ करके इस देश में सामाजिक आजादी के सपने को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, कटिबद्ध हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया पवन खेड़ा जी आपका, डॉक्टर अनिल जैन साहब आपका, गौतम जी आपका और आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।